मोदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के ईरोड में हल्दी मंडी का किया दौरा। हल्दी उत्पादक किसानों की सुनी समस्याएं और सुझाव। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्रामीणों, रोजगार सहायकों और श्रमिकों से किया संवाद। महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए तक की फसल और कृषि ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करने का लिया निर्णय। कहा, इस फैसले से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा और फसल ऋण की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और सुगम होगी। महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी की बायर एजी ने यूएस एग्री बिजनेस एडीएम के साथ 3 साल के लिए बढ़ाई अपनी पार्टनरशिप। सोयाबीन खेती का क्षेत्र 35,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर किया जाएगा 2 लाख हेक्टेयर। इसके तहत महाराष्ट्र के 7 जिलों को किया जाएगा कवर। देश के कई हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप। कई जगह विजिबिलिटी शून्य है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें चल रही हैं देरी से। समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमिलनाडु के ईरोड जिले स्थित प्रसिद्ध हल्दी मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर का निरीक्षण भी किया और हल्दी उत्पादक किसानों की समस्याएं और सुझाव सुने। केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्रामीणों, रोजगार सहायकों और श्रमिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये योजना रोजगार सृजन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जन भागीदारी के माध्यम से स्वावलंबी व समृद्ध गांवों के निर्माण की दिशा में एक मजबूत पहल है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता का बीज ही कृषि की बुनियाद है। बीज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए आपके साथ मिलकर ये तय किया जाएगा कि किस तरह के बीज चाहिए और उन्हीं किस्मों का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कराया जाएगा। अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए। बीज तो मूल है, बीज के बिना कुछ होता नहीं है। और इसलिए आपके साथ मिलके आपको कैसे बीज चाहिए, उन बीजों की किस्मों का विकास आईसीआर करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन की ओर से आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव का विषय है पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण अनुमूलन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका। देश में कुपोषण से निपटने और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार, कॉर्पोरेट जगत, सहकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं और लाभार्थी संगठनों को एक साझा मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जल मिशन, जीवन मिशन भी हमारी कुपोषण की लड़ाई में सहयोग करेगा। अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगर आप देखोगे तो कलेक्टिवली वो कुपोषण मुक्त बनाने में आपको सहयोग देंगे। यहाँ तक कि जल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, जिसमें हर घर नल से जल मिलेगा, अच्छा जल मिलेगा, वो भी हमारी कुपोषण की लड़ाई में अहम भूमिका प्ले करता है।
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने PM किसान सम्मान निधि पर बोलते हुए कहा कि किसानों को हर 4 माह पर 2,000 रुपये की राशि मिलती है, जिसका उन्हें इंतजार रहता है। 12 करोड़ किसान हर चौथे महीने दिल्ली की तरफ देखते हैं कि कब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बटन दबाएं, उनके खाते में 2,000 का अमाउंट आए और उससे वो खेती भी ठीक से कर सकें और अन्य कामों में भी उपयोग कर सकें। इसलिए ये आंकड़े हमें सोते जागते हमेशा याद रखने चाहिए। 80 करोड़ 5 किलो गेहूं चावल, 60 करोड़ लोग आयुष्मान में इलाज के लिए इनरोल्ड हैं, 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल। तब हम सबका बहुत बड़ा एक दायित्व हो जाता है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे व्हाइट रिवॉल्यूशन से अब तो श्वेत क्रांति दूसरी भी शुरू हो गई है। 471 ग्राम प्रति बच्चे के प्रति व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है। तो हम लोग भी वो चाहते हैं कि कुपोषित शरीर ना हो, उसमें रोग से लड़ने की भी क्षमता कम होती है, शरीर भी दुर्बल रहता है और ऐसे बच्चों का ना पढ़ाई में मन लगता है और ना ऐसे मजदूरों का मजदूरी करने में उनका वो कर पाते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि आज पोषण अभियान देश में एक जन आंदोलन बन गया है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोषण को एक राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के रूप में स्थापित करते हुए कहा है कि स्वस्थ और सुपोषित बचपन ही सशक्त भारत की सबसे मजबूत नींव है। उनके इसी दूरदर्शी विजन का परिणाम है कि आज पोषण अभियान देश भर में एक जन आंदोलन बन चुका है। चाहे परिवार हो या ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी हो या स्कूल, अब ये पूरे समाज का साझा संकल्प बन गया है। अगली खबर, जर्मनी की बायर AG ने सोमवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों को सपोर्ट करने के लिए US एग्री बिजनेस ADM के साथ अपनी पार्टनरशिप 3 साल के लिए बढ़ा दी है और इस प्रोग्राम को 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख किसानों तक पहुंचा दिया है। बायर ने एक बयान में कहा है कि जून 2022 में शुरू हुई ये पार्टनरशिप मई 2025 तक 25,000 किसानों तक पहुँच गई और अब इसका कवरेज 35,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2 लाख हेक्टेयर कर दिया जाएगा। ये बढ़ा हुआ प्रोग्राम महाराष्ट्र के 7 जिलों को कवर करेगा, जिसमें लातूर, धाराशिव और बीड के मूल इलाकों के अलावा नांदेड़, परभणी, हिंगोली और सोलापुर को भी जोड़ा जाएगा। कंपनी ने कहा है कि ये पहला प्रोटेरा फाउंडेशन फ्रेमवर्क के जरिए सस्टेनेबल खेती के तरीक़ों पर फोकस करती है, जिसमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, प्रोग्राम मॉनिटरिंग, फसल डॉक्यूमेंटेशन और कटाई के बाद का मैनेजमेंट शामिल है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। भारत आलू और इसके उत्पादों के निर्यात मूल्य में 20 अरब रुपए से अधिक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसमें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के शोधार्थियों ने एक नई उपलब्धि हासिल कर देश भर के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के शोधार्थियों ने आलू की 17 नई किस्में तैयार की हैं, जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही हैं। आलू की इन किस्मों में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद मुफीद हैं। खास बात यह है कि इन आलूओं की पैदावार में कम पानी का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में ये आलू व्यक्ति के शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। पिछले 5 सालों में इस संस्थान ने 17 किस्में विकसित की हैं। तो इन 17 में से 2 किस्में हमारी ऐसी थी जो बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हैं, एक कुफरी मानिक और एक कुफरी नीलकंठ। ये जो है दोनों वैरायटीज़ में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, जिससे ये जो है स्वास्थ्यवर्धक अधिक है। की डेट में क्लाइमेट रेजिलियंस की बात हो रही है, मौसम बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसे में जो है हमें ऐसी आलू की किस्में चाहिए जिसमें थोड़ी सी गर्मी के प्रति प्रतिरोधकता भी हो और जो थोड़ा कम पानी में भी अपनी उपज दे पाए। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ के लिए भी कई वैरायटीज़ निकाली गई हैं। उसमें खासकर मैं हिमाचल का जिक्र करूँगा कि एक कुफरी करण नामक वैरायटी निकाली गई है। इसमें कई सारे ऐसे विषाणु हैं, उसके प्रति भी प्रतिरोधकता है और साथ के साथ जो सबसे जो है खतरनाक बीमारी यहाँ आती है, पिछेता झुलसा, उसके प्रति भी बड़ी अच्छी प्रतिरोधकता है।
बीते 5 सालों में संस्थान ने अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र से समन्वय स्थापित कर इस उपलब्धि को हासिल किया है। ये वायरस मुक्त बीज हैं, जो आलू के उत्पादन के लिए एरोपोनिक विधि से तैयार होते हैं। गौरतलब है कि अब तक इस संस्थान ने लगभग 70 से अधिक किस्में विकसित की हैं, जिनमें कुफरी, हिमालयनी, कुफरी गिरधारी और कुफरी करण जैसी झुलसा रोग प्रतिरोधी आलू की किस्में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आलू की खेती होती है, जिससे लगभग 2 लाख टन का उत्पादन होता है। ये राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन गुणवत्ता में अच्छा और बेजोड़ होने के कारण ये किसानों को अच्छी आय दिलाने में मददगार साबित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए तक के फसल और कृषि ऋण से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेजों पर पूरी तरह से स्टैंप ड्यूटी माफ करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इस फैसले से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा और फसल ऋण की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और सुगम हो सकेगी। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जानकारी देते हुए कहा कि ये छूट 1 जनवरी से पूरे राज्य में लागू कर दी गई है। यह निर्णय किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने और कृषि निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। स्टैंप ड्यूटी समाप्त होने से किसानों की ऋण संबंधी लागत में सीधी बचत होगी। बचाई गई राशि का उपयोग किसान बीज, खाद, आधुनिक कृषि तकनीक और अन्य आवश्यक कृषि संसाधनों में कर सकेंगे, जिससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पहले फसल ऋण पर प्रति 1 लाख रुपए 0.3% की दर से स्टैंप शुल्क देना पड़ता था। इस हिसाब से 2 लाख रुपए के ऋण पर किसानों को लगभग 600 रुपये स्टैंप शुल्क चुकाना होता था। अब पूरी तरह स्टैंप ड्यूटी माफ होने से किसानों के लिए ऋण लेना सस्ता हो जाएगा और अतिरिक्त खर्च से राहत भी मिलेगी। मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग के राज्य मंत्री जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में रेशम का उत्पादन बढ़ाकर लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में रेशम संचालनालय द्वारा निजी क्षेत्र में 231 एकड़ क्षेत्र में एवं शासकीय रेशम केंद्रों पर 200 एकड़ क्षेत्र में नवीन मलबरी पौधारोपण किया गया है। साथ ही प्रदेश के 3,600 मलबरी एवं 850 टसर कोकून उत्पादक कृषकों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। राज्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 2.64 लाख किलोग्राम मलबरी कोकून एवं 31.51 लाख टसर कोकून का उत्पादन किया गया। प्रदेश में 5,000 कृषकों को नवीन कोकून उत्पादन तकनीक से प्रशिक्षित कर उल्लेखनीय कार्य भी किया गया है। प्रदेश में अभी तक 42 महिलाओं को रेशम उत्पादन से लखपति दीदी के रूप में चिन्हांकित भी किया गया है। राज्य मंत्री जायसवाल ने कहा है कि आगामी 3 वर्षों में मलबरी कोकून उत्पादन में वर्तमान 1.50 लाख किलोग्राम से 4 लाख किलोग्राम स्तर तक वृद्धि की जाएगी। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और जीविका सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन VVG रामजी बिल के तहत पलवल जिला के ग्रामीण परिवारों को अब साल में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जो पहले 100 दिन थी। इस निर्णय से ग्रामीण विकास को गति मिलने और आय सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। सहायक ब्लॉक प्रोजेक्ट अधिकारी मोहम्मद साजिद ने बताया कि ये बिल ग्रामीण रोजगार ढांचे को मजबूत करने और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि VVG रामजी बिल के अंतर्गत ग्रामीण विकास के 266 विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हैं। ग्राम पंचायत द्वारा भेजी गई विकास कार्य की डिमांड पर 15 दिनों के भीतर कार्य शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीणों ने भी इस कदम का स्वागत किया। सरकार ने मजदूरों के लिए और ग्रामीण विकास के लिए जो अच्छे बेहतर प्रावधान किए हैं, इसमें मजदूरों की जो 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन का काम देने का कार्य किया है, और जो कि 25 दिन का एक्स्ट्रा काम मिलेगा तो मजदूरों को तो और आसानी मिलेगी। इसमें 266 तरह के अलग अलग काम हैं, और ग्रामीण विकास के लिए जो भी काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हैं, SHG के लिए अलग काम है, इंडिविजुअल वर्क्स का अलग काम है, जो उनके गरीब लोग हैं उनके पर्सनल काम भी कराए, इंडिविजुअल वर्क्स में आते हैं वो भी कराए जाते हैं। गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम लाई है जी राम जी, और जी राम जी लाई है। पहले हमको 100 दिन मिलते थे, अब हमको 125 दिन मिल गए हैं, उसमें 25 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, और ये गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। जी राम जी जो मनरेगा स्कीम है
उसमें पहले काम 100 दिन का हुआ करता था, अब 125 दिन का हो गया है। इससे रोजगार ज़्यादा मिलेगा। इसमें 100 दिन का काम पहले मिलता था, अब इसमें 25 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो इसमें हमें इतनी खुशी है, काम तो बढ़ा ही है, हमारी थोड़ी अर्निंग भी बढ़ेगी। सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और सरकार जो ये काम कर रही है श्री राम का नाम लेकर, बहुत अच्छा खुशी का काम है ये। उत्तर और पूर्व भारत में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है। दृष्टा कम होने और सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में घने कोहरे से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित है। उधर मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले क्षेत्रों और जम्मू में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य है। हालांकि सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में कपास की आवक बनी। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अहमदाबाद मंडी में 3 जनवरी को कपास का भाव रहा 7,350 रुपए। 5 जनवरी को इसमें 460 रुपए की गिरावट देखने को मिली और कपास हो गई 6,890 रुपए। इसी तरह राज्य की ही अमरेली मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 जनवरी को कपास बिकी 7,260 रुपए। 5 जनवरी को इसके सौदे 515 रुपए सुस्त होकर 6,745 रुपए पर हुए। जबकि जामनगर मंडी में बीते शनिवार को कपास का भाव था 7,285 रुपए। सोमवार को इसमें 215 रुपए की तेजी आई और कपास पहुंच गई 7,500 रुपए पर। गुजरात की दूसरी मंडियों की बात करें तो मोरबी मंडी में सोमवार के दिन कपास का भाव रहा 7,200 रुपए। राजकोट मंडी में कपास बिका 6,590 रुपए पर, जबकि सुरेंद्रनगर मंडी में सौदे हुए 7,000 रुपए पर। वहीं कपास की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2025-26 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 292,15,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 297,24,000 गांठ थी। वर्तमान समय में भारत में कपास की खेती लगभग 13.06 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जबकि विश्व स्तर पर ये क्षेत्रफल 33.1 मिलियन हेक्टेयर है। चालू रबी सीजन में मसूर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 के लिए रबी मसूर की बुआई 17.06 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की बुआई 16,85,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी चालू रबी सीजन में मसूर का रकबा बीते साल से 21,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 5 जनवरी को मसूर के सौदों में उठापटक देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की शाजापुर मंडी में 3 जनवरी को मसूर का भाव था 6,281 रुपए। 5 जनवरी को इसके भाव 529 रुपए उछलकर 6,810 रुपए पर जा पहुंचे, जबकि उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में भारी उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जनवरी को मसूर के सौदे 7,150 रुपए पर हुए। 5 जनवरी को इसके सौदे 800 रुपए मजबूत होकर 7,950 रुपए पर हुए। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 17,72,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 19,000 टन की गिरावट देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में किसान मूली, ब्रोकली, फूल गोभी, गांठ गोभी, धनिया, मेथी और पालक की पकी पौध की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मटर की बेलों को सहारा देने के उपाय कर लें। जम्मू कश्मीर में किसान गेहूं, सरसों और मटर के खेतों में पानी जमा न होने दें। हिमाचल प्रदेश में किसान इस मौसम में प्याज की नर्सरी लगा लें। यहाँ इस समय लहसुन की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में ही किसान पालक, मूली, शलगम और धनिया की अच्छी पैदावार के लिए हल्की सिंचाई करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों के किसान काबुली चने, गेहूं, जौ और मसूर की आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। यहाँ इस समय प्याज की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान आलू को रोगों से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। उत्तराखंड में ही गेहूं के खेतों को ठंड और पाले से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ इस समय टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के किसान टमाटर की नर्सरियों को ठंड से बचाने के लिए इन्हें प्लास्टिक शीट से ढककर रखें। दिल्ली में किसान गेहूं की 25 दिन पहले बोई गई फसल की पहली सिंचाई कर लें। यहाँ इस समय पालक, धनिया, मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर के नए पौधों का रोपण कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में आलू की समयानुसार सिंचाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। दूधिया मशरूम को फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पंजाब में पाकिस्तान बेस्ड अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ। सिंडिकेट से जुड़े हुए 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करों के पास कई करोड़ की हेरोइन बरामद। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान की विवादित टिप्पणी सिख मर्यादा पर उन्हें तलब किया। अकाल तख्त साहिब सचिवालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री को 15 जनवरी को सचिवालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश कलमाडी का 81 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी से जूझने के बाद पुणे में निधन।
भारतीय नौसेना का कांसा लकड़ी से बना पारंपरिक नौकायन जहाज INS कैनेडियन इन दिनों अपने पहले सफर पर है। इस जहाज की यात्रा का आज समुद्र में 8वां दिन है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने महाकाल चौक के पास चल रहे एक अवैध निर्माण पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अभियान के दौरान राजस्व व पुलिस विभाग की टीमें मौजूद रही। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।